आज किशोर जी बहुत ही ज़्यादा अपने कमरे में बैठकर रो रहे थे, क्योंकि उनके हाथ एल्बम लग चुका था। वह अपनी पुरानी यादों को देख देख कर रोते जा रहे थे। कैसे उन्होंने अपने बेटे की चाह की खातिर किशोर जी और उनकी पत्नी माया जी मंदिरों में भटकते रहते थे, भी मनते मांगते थे कि उन्हें एक बेटा काश हो जाए तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही आराम से गुजरेगी। पहले से उन्हें 3 बेटियां थी, पर फिर भी कहावत है ना कि बेटे वंश बढ़ाते हैं, बेटियां तो पराई हो जाती है। पर यहाँ पर तो किशोर जी को अब पता चला रहा है कि बेटियां तो ही अपनी होती है, बेटे तो कब के पराए हो जाते हैं। बात उस समय की है जब किशोर जी बहुत ही बड़े व्यापारी रहा करते थे और उनकी शादी के 8 साल हो चुके थे, लेकिन सिर्फ उन्हें संतान के रूप में बेटी ही हो रही थी। किशोर जी को तो और कोई चीज़ की कमी थी ही नहीं, अपार भरा पड़ा था धन, पर वह सोचते रहते थे कि इतने धन होने से क्या फायदा, यह सारे धन आखिर चला जाएगा, काश मेरा एक बेटा होता। इसी बीच एक बार फिर से माया जी प्रेग्नेंट हुई और उन्हें अब की बार बेटे का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतना खुश हो गए थे किशोर जी कि पूरे शहर को खाने की दावत दिए। इतनी बड़ी दावत किसी ने आज तक उस शहर में नहीं दिए थे। पैसों के क्योंकि कमी थी ही नहीं, और जिस चीज़ की चाहत ही वह उन्हें खुशी मिल गई, जो चाह रहे थे वे मिल गया। उस समय माया जी और किशोर जी बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनकी पहले से 3 बेटियां थी और एक बेटे के होने के बाद उनकी फैमिली पूरी हो चुकी थी। उनके घर में नौकरों को भी कमी नहीं थी, इसलिए उन्हें किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं हुई और अपने बेटे कार्तिक की देखभाल बहुत अच्छे से की। ऐसे ही वक्त बीतता गया और बच्चे बड़े हो गए थे और देखते ही देखते बड़ी बेटी का रिश्ता तय हो गया। पैसों की कमी न होने की वजह से और इतनी सुंदर सुंदर बेटियां होने की वजह से उनकी तीनों बेटे की लगन बहुत ही अच्छे बड़े खानदान में हो गया। माया जी और किशोर जी ने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे संस्कार और परवरिश दिए थे, इसलिए बेटियां अपने ससुराल में बहुत ही खुशीपूर्वक बस चुकी थी, रम गई थी। अपने बेटे की बारी थी लगन करने की, लेकिन बेटा तो विदेश से पढ़कर आया हुआ था, क्योंकि वह विदेश में ही पढ़ता था और वह अपनी मर्जी से ही शादी करना चाहता था। उसे एक कृति नाम की लड़की पसंद आ गई थी, वह उसी को पसंद करता था। माया जी और किशोर जी को तो बहुत ही ललचाती थी कि वह अपने बेटे के लिए वह बहू खुद ही ढूंढे। उनका सपना सपना ही रह गया, लेकिन बेटे के आगे माया जी और किशोर जी की एक भी नहीं चली। एक दिन बेटा कार्तिक कृति से शादी करके घर आ गया। अब माता पिता क्या कर सकते हैं, एकलौता संतान था, वारिस था इस घर का, इसलिए उनसे नाराज भी तो नहीं हो सकते हैं। और बेटियां तो अपने अपने घरों में रस बस गई थी। बहू की तो बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया और कोई भी कसर नहीं छोड़ा गया कि बाद में शिकायत ना रहे, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर आज हम बेटे बहू को इज्जत के साथ घर में गृह प्रवेश नहीं करवाए तो कल तो इन्हें हम माफ़ कर ही देंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है। लेकिन मन में गलानी रह जाएगा बहू बेटे का, इसलिए स्वागत में कोई कमी किशोर जी और माया जी नहीं रहने दिए। क्योंकि आजकल देखने को मिलता है कि जब बेटी बहू को अपने मन से शादी करके आ जाती है तो माँ बाप कुछ दिनों तो नाराज होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे मान जाते हैं। इसलिए किशोर जी और माया जी अभी से ही उन्हें अपना लेते हैं और माफ़ कर देते हैं। और भगवान से जिसे बहुत मन्नतों से मांगा हो, उन्हें कैसे घर से बाहर निकाल सकते थे, उस बेटे को कैसे कह सकते थे कि तुम चले जाओ यहाँ से। कार्तिक शादी करने के बाद अब अपने माता पिता के पास ही
कुछ दिनों के लिए रुक गया था। वो अभी विदेश नहीं जाना चाहता था और यहाँ पर भी किशोर जी का बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था। वह कुछ है स्टाफ को खटवा कर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे थे कि कल के दिन उन्हें किसी भी चीज़ की कमी ना हो, उनके आने वाले 7 पीढ़ी बैठकर खाए। और इधर प्रीति भी अपने सास ससुर की देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, क्योंकि कार्तिक अपने माता पिता से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन हाँ, उन्हें माया जी और किशोर जी बहुत लाडों से पाले थे, क्योंकि उनकी यह इकलौती ऐसी संतान थी जो उनकी पीढ़ी बढ़ाएगी। उन्हें अपने बेटे पर बहुत ही गर्व था। जितना यह अपनी बेटियों से प्यार नहीं करते थे, उससे 10 गुना अपने बेटे को लाड करते थे, जिसके चलते कार्तिक थोड़ा बिगड़ भी गया था। इसलिए तो अपने माता पिता की मर्जी के शादी करके आ गया था। पर फिर भी कोई बात नहीं था। किशोर जी और माया जी को बहू भी इसलिए अपने सास ससुर के बात मानती थी, क्योंकि कार्तिक उन्हें अपने से इज्जत देता था। और जब बेटा एक माँ बाप को इज्जत देता है तो बहू को भी इज्जत देना ही पड़ता है। इसलिए यह कृति अच्छी तरह से जानती थी कि अगर मम्मी पापा जी के साथ अगर हम अच्छे से पेश आए तो कार्तिक गुस्सा आ जाएगा, हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा। इसलिए वे अच्छे से पेश आती थी। और अभी अभी तो मेरी शादी हुई है। कार्तिक कृति यही सब सोच रही थी। कृति का घर भी इंडिया में ही था। वो भी विदेश में पढ़ाई करने के लिए ही गई थी। लेकिन वहाँ कार्तिक से भेंट हो गया और देखने में दोनों ही बहुत स्मार्ट और हैंडसम थे। दोनों का एक ही जॉब था, इसलिए दोनों ने लव मैरिज कर लिया था। उनका अब कुछ दिनों के बाद विदेश का टिकट भी कट चुका था। उन्हें अब वहाँ जाना था। लेकिन अब तो कृति का ध्यान यहाँ पर अपने सास ससुर के धन दौलत और प्रॉपर्टी पर पड़ गई थी। लेकिन यह सब पर तो कार्तिक का ध्यान ही नहीं था, क्योंकि वह तो अपने में मग्न रहा करता था, मग्न रहने वाला व्यक्ति था। वह सोचता था कि हम बस अपने में ही खुश रहे, हमें जो मिल रहा है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि संस्कार ही ऐसे मिले थे उसे। लेकिन कृति तो यह सब पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी। कृति को लगा कि हम अपने मम्मी पापा से भी दूर हो जाएंगे, विदेश अगर चले जाएंगे तो। अगर हम विदेश चले जाएंगे तो हम अपने मम्मी पापा से मुलाकात भी नहीं जल्दी कर पाते हैं। और यहाँ पर तो इतने सारे धन दौलत है। मेरे सास ससुर के पास अगर हम यहाँ रहे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ से तो अच्छी ज़िंदगी यहाँ पर ही मेरी गुजरेगी। क्या झूठ मूठ का जॉब करना और माथा पैची करना। अब कृति कार्तिक के मन में अपने सास ससुर की बिजनेस के बारे में सारी राय कार्तिक को बताने लगी और उसे समझाने लगी कि वह वहाँ से तो अच्छा यहाँ पर ही है। कार्तिक को मन ही मन बतलाने लगी, मम्मी पापा को अकेले छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। कार्तिक बेचारा सीधा साधा, वे तो यह सब जानता ही नहीं था कि कृति सास ससुर के पास रहने के लिए क्यों राजी है। वह तो सोच रहा था कि कृति को मेरे मम्मी पापा का बहुत ही फिक्र है, इसलिए वह कार्तिक तो पहले भी ज़्यादा कृति से प्यार करने लगा था, क्योंकि उसे मम्मी पापा का फिक्र है। उसे लगा कि विदेश भी नहीं जाना चाहती है। उसे बहुत खुशी थी कि कृति मेरी मम्मी पापा से कितना चाहती है, उन्हें अकेला छोड़ना भी नहीं चाहती है। लेकिन कृति के मन में तो लालच आ गया था। कृति कार्तिक को इतना समझा रही थी कि कार्तिक विदेश जाने के टिकट कैंसिल करा दिया और किशोर जी और माया जी से कहा कि पापा जी, मम्मी जी, अब हम आपके पास रहना चाहते हैं। इससे तो बेचारे किशोर जी और माया जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि उनकी तो यही इच्छा थी कि अपने बेटे बहू के साथ ही बुढ़ापे की ज़िंदगी कटे। लेकिन उन्हें भी क्या पता था कि बुढ़ापे की ज़िंदगी उन्हें काटनी पड़ेगी, खुशी खुशी कटेगी नहीं। अब बेटे बहू साथ में ही रहने लगे। कुछ साल बीते। कुछ साल के बाद बहू को खुशखबरी न्यूज़ मिला। किशोर जी और माया जी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। इस खुशी में उन्होंने कार्तिक को समझाया कि अब तुम बाप बनने वाले हो, तो अब तो तुम विदेश में जॉब करोगे नहीं, तो आप मेरी भी उम्र हो चुकी है, इसलिए बेटा अब मेरे बिजनेस का जिम्मेदारी तुम्हारा है।
तुम इसे बखूबी निभाने और इसे बहुत ऊंचाई तक लेकर जाना। कार्तिक तो पहले लेने से आनाकानी कर रहा था, क्योंकि उसे बिजनेस के बारे में क्या पता, इस व्यापार के बारे में कुछ भी पता नहीं था कार्तिक को। लेकिन प्रीति भी वहीं पर साइड में खड़ी थी। उसने आंख मटकाकर इशारे से कार्तिक को बिजनेस लेने के लिए कह दिया और कार्तिक अब अपने पिताजी की सारी व्यापार की बिजनेस संभालने लगा। वे बिजनेस का मालिक बन चुका था। शुरू में तो किशोर जी अपने बेटे को सारी जिम्मेदारी सिखाए, कुछ महीनों तक समझाए, तब जाकर कार्तिक को पूरी व्यापार का बिजनेस संभालने का नॉलेज हुआ, ज्ञान हुआ। माया जी अपनी बहू की सेवा पानी देखकर बहुत खुश थी, लेकिन इधर कृति प्रेग्नेंट थी, इसलिए अब तो माया जी का ही कृति का ध्यान रखना पड़ता था। वह नौकरों पर नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि कृति को उसे कोई परेशानी अगर हो तो मैं खुद अपनी बहू की देखभाल करूं। इतना सारा प्रेम देखकर तो किसी का भी मन गदगद हो जाएगा। और किशोर जी भी बहुत खुश हो जाया करते थे। ऐसे ही करते करते कुछ दिन भी वे दिन भी आ गया जब कृति एक नन्ही सी बेटी की माँ बन गई और माया जी दादी बन गई थी। फिर से पूरे शहर को दावत दिया गया, पर फिर भी पोता तो नहीं हुआ था। लेकिन अपने पोती को पाने का भी खुशी कुछ कम नहीं था। माया जी किशोर जी अपनी पोती के आगे पीछे घूमते रहते। सारी जिम्मेदारी माया जी ने ही पोती का ले ली थी और कहती तो दिन भर फिर ही रहा करती थी, क्योंकि घर का काम करने के लिए नौकर जो थे। ऐसे ही जिंदगी चल रही थी, लेकिन किसे पता था कि कल क्या होने वाला है। आज जो किशोर जी और माया जी की हालत है वह उन्हीं की गलतियों के कारण है, क्योंकि कभी भी कोई भी माता पिता को यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। कितना भी अपने बेटे बहू पर विश्वास क्यों ना हो, प्रेम क्यों ना हो, पर अपने माता पिता को किशोर जी और माया जी की तरह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। माया जी अपनी पोती को बड़ी होती देख जितने भी गहने थे सारे कृति को दे दिए, क्योंकि माया जी की इकलौती बहू जो थी कृति, और दीदी को कृति को बोले कि यह सारे गहने मेरे कमाई के हैं, इसलिए यह मेरी पोती के काम आएंगे, तुम इसे संभाल कर रख देना। कृति तो मन ही मन बहुत खुश हो गई। कोई तो मन ही मन सोच रही थी कि बूढ़े बूढ़े को क्या पता है कि फायदा तो मेरा ही हो रहा है। इधर सारा बिजनेस हो गया और अब जाकर गहने भी हमें मिल गए सारे। बस अब कुछ जमीन जायदाद बचे हुए हैं कि वे भी किसी तरह अपने नाम करवा लेना है। यही सोचकर कृति अपनी सास से कभी भी जवाब नहीं लड़ाती थी और हमेशा उन्हें बस खुश रखने की कोशिश किया करती थी। किशोर जी भी सोचते थे कि मेरी सारे धन दौलत तो मेरे बेटे बहू को ही है, क्योंकि इकलौता बेटा जो था, और उसके बाद फिर उनके बेटे को। लेकिन कभी भी अपने बेटे को सारा धन दौलत नहीं दे देना चाहिए। इधर कार्तिक भी अपने व्यापार को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रहा था और बहुत खुश था कि हम अपने पिता की उम्मीद पर खड़े उतरे हैं। कार्तिक कितना भी बिगड़ा हुआ जरूर था, लेकिन वह अपने माता पिता से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था और अपने तीनों बहनों की भी खबर बीच बीच में लिया करता था, क्योंकि जो माता पिता कार्तिक के लिए इतने सारे जिम्मेदारी उठाए हैं और अपनी बहनों से भी बढ़कर कार्तिक को दर्जा दिए हैं, इसलिए कार्तिक भी उस फर्ज को बखूबी निभा रहा था। लेकिन कहावत तो आपने सुनी ही हुई होगी कि एक आम 10 आम को भी सड़ा सकता है, इसलिए एक आम को हटा देना चाहिए। इसलिए कार्तिक धीरे धीरे कार्तिक के मन में उटपटांग बातें भरते रहता करती थी, जो भी दिल में चढ़ाते रहती थी, आग लगाते रहती थी। वह अपने माता पिता के प्रति प्रेम कम करने लगा कार्तिक, और अपनी बहनों से भी लगाव कम हो गया था कि सब कृति की बातों का ही असर था ये सब कार्तिक पर। इधर जब बहनें भी आती थी तो कृति उन्हें अब पहले की तरह आवभगत नहीं किया करती थी। इससे अब माया जी थोड़ा असंतुष्ट महसूस करने लगी
और इसी के चलते चिड़चिड़ापन हो गया था माया जी के अंदर, क्योंकि कृति फिर से माँ बनने वाली थी। इसलिए उन्हें सब इग्नोर कर रहे थे कृति के बिहेवियर से। हो सकता है इसी के कारण उसका व्यवहार में कुछ बदलाव आया होगा। लेकिन कार्तिक भी अब पहले की तरह किशोर जी और माया जी के पास नहीं बैठता था और ना ही उन्हें अब इज्जत दिया करता था। इधर अब कृति एक पोते को जन्म देती है, जिससे माया जी और किशोर जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और भगवान को धन्यवाद कहते हैं। कार्तिक और कृति का भी परिवार पूरा हो जाता है। लेकिन अब तो सारे बागडोर कार्तिक के हाथों में होता है, इसलिए अब की बार दावत नहीं हो पाती है इस खुशी की। और किशोर जी भी कार्तिक को नहीं कहते हैं कि तुम खुशी मनाओ, और लेकिन हाँ, वे भगवान को जरूर धन्यवाद कहते हैं कि आपने मुझे पोते दिए और मेरा वंश आगे एक और बढ़ा दिया सीढ़ी। लेकिन कार्तिक भी यह सब पर ध्यान नहीं देता है और इसी प्रकार दोनों बच्चे कार्तिक के बड़े होने लगते हैं। इधर कृति अब सास ससुर का ध्यान नहीं रखती है। माया जी का अपना काम खुद ही करना पड़ जाता है, क्योंकि धीरे धीरे नौकर भी 4 से 2 और 2 से 1 हो गए थे और वह भी सिर्फ कृति का ही आज्ञा का पालन करते थे, क्योंकि कृति ने उन्हें बहुत अच्छे से समझाया था कि हम तुम्हें पगार देते हैं, इसलिए सिर्फ अब तुम्हें मेरी ही बात मानना है। कार्तिक को भी इसकी खबर नहीं थी, लेकिन अब कार्तिक को इसकी खबर हुई तो उसे बहुत बुरा लगा और कृति को समझाने गया। लेकिन कृति और किसी के पास की बात थोड़े मान रही थी। वह कार्तिक को ही धमकी देने लगी कि अगर तुम्हें अपने माँ बाप का ध्यान रखना है, इतना ही ख्याल रखना है, तो तुम मुझे मेरे मायके पहुँचा दो, मैं अपने घर चली जाऊँगी। नहीं तो मैं जैसे रहती हूँ वैसा ही करना पड़ेगा, मैं जैसा कह रही हूँ मेरा बात तुमको भी मानना पड़ेगा। कार्तिक अपने माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहता था और ना ही अपने बच्चों के बिना और बीबी के बिना रह सकता था, इसलिए वह तो उसे उस समय चुप हो गया। लेकिन मन ही मन सोचने लगा कि जिस माता पिता ने हमें अपनी सारी पूंजी दे दी और वह पहले एक भी काम नहीं किया करते थे, क्योंकि सारा काम तो नौकर करता था, अब भी खुद इस बुढ़ापे में अपना काम करना पड़ रहा है। कोई अंदर ही अंदर बहुत ही उदास रहने लगा था कार्तिक। लेकिन क्या करता, बेचारा अपनी बीबी को भी नहीं छोड़ सकता था, ना माता पिता को, क्योंकि उन्हें माता पिता से भी बहुत प्रेम था और अपने माता पिता को दुख देख नहीं सकता था। दिल का बहुत अच्छा था, क्योंकि माया जी और किशोर जी अपने बच्चे को बहुत ही अच्छे संस्कार और परवरिश दिए थे। इसलिए आज माया जी और किशोर जी के प्रति कार्तिक का प्रेम उभल उभल कर आ रहा था। इधर कृति किशोर जी से जाकर कहती है कि अब आपकी इस घर की सारे प्रॉपर्टी के मालिक हमें बना दीजिए, क्योंकि आपका तो कुछ ही दिन गुन गुज कर बचा हुआ है। अब तो आपके पोते पोते भी हो गए, आगे तुम मेरे इस घर पर कब मैं राज करूँगी। जो दुख आपको मिल रहा है इस वक्त, उस दुख से निजात पाना चाहते हैं तो जितनी भी प्रॉपर्टी है वह कार्तिक के नाम कर दीजिए, तब जाकर हम आपको कोई भी कष्ट नहीं देंगे, आपको इस कष्ट से निवारण कर देंगे। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर दोनों सोचने लगते हैं कि अब क्या करें, क्या सच में सारी प्रॉपर्टी बच्चों को दे दे या नहीं दे। इस बारे में कार्तिक से बात करने के लिए सोचते हैं और कार्तिक से बात करने के बाद, राय लेने के बाद सारी प्रॉपर्टी कार्तिक के नाम कर देते हैं। पता नहीं क्या बात हुआ और कृति को एक कागज़ दिखा देते हैं, जिससे कृति को पूरा विश्वास हो जाता है कि अब मेरे सास ससुर के पास 1 रुपया भी नहीं है, वे अब 1 रुपये के भी मालिक नहीं हैं। उसके बाद की भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कृति और घर में एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखती है, जिसमें वे ऐलान करती है कि इस बांग्ला प्रॉपर्टी सारी जायदाद की मालकिन एक लौती हुई खुद ही है। अब तो कृति की कोई भी काम बिना कार्तिक के बताए भी करती थी,
कहीं भी चली जाती थी, कोई भी फंक्शन रख लिया करती थी, क्योंकि अब उसे किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं थी। और कार्तिक को तो भी खुद ही धमकी देकर कोई भी काम करवा लिया करती थी। कार्तिक की कमजोरी वे जो जान गई थी। अब तो कृति का व्यवहार सास ससुर के प्रति एक नौकरों जैसा हो गया था। इस पर माया जी के साथ प्रकृति हमेशा लड़ते झगड़ते रहा करती थी और कभी कभी तो उन्हें खाने के लिए भी नहीं दिया किया करती थी। एक वक्त था जब किशोर जी माया जी को एक महारानी की तरह रखा करते थे। ना कोई काम करने देते थे और खाने पीने का तो पूछिए मत, 56 भोग रहा करता था, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी और आज भी कमी नहीं थी। लेकिन आज और उस टाइम में बहुत अंतर था। एक आज का टाइम है जब खाना खाने के लिए तड़पना पड़ता है। और कार्तिक को भी ये सारी खबर नहीं रहा करती थी, क्योंकि किशोर जी और माया जी अपने बेटे को दुखी नहीं देखना चाहते थे और नहीं उनका घर तोड़ना चाहते थे, इसलिए वे कुछ कहते नहीं थे। पर आदमी कितना सहे। अब बुढ़ापे भी घड़ी में वह इतना दुख दे रही थी कि लगता था कि अब मौत ही गले लग जाए। और वह अंदर ही अंदर दोनों एक कमरे में बैठकर रोया करते थे और पुरानी यादों को देखा करते थे। ऐसे ही एक दिन एल्बम किशोर जी और माया जी देखकर खूब रो रहे थे। उस समय कार्तिक आ जाता है और अपने माता पिता की ऐसी हालत को देखकर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि मेरी मम्मी पापा ऐसे पागलों की तरह क्यों रो रहे हैं, आखिर क्या हो गया है इन्हें। लेकिन जब कार्तिक उनके पास गया तो वह ऐसे बिहेवियर करने लगे कि कुछ हुआ ही नहीं है। कार्तिक तो बहुत परेशान हो गया था और एकदम से समझ गया था कि अपने माता पिता की रोने की वजह जान कर ही रहेगा। वह तो सारा दिन व्यापार के लिए बिजनेस बढ़ाने में ही बाहर ही रहा करता था ज़्यादातर कार्तिक, इसलिए रात को 10-11 बजे रोज आया करता था और उसे सुबह 7-8 बजे निकल जाया करता था। लेकिन उसके जाने के बाद क्या होता था उसे कुछ नहीं मालूम था। क्यों उसके माता पिता उसके पुराने यादों को देखकर रोया करते थे, ये उसे जानना था, क्योंकि माता पिता तो उसे बता नहीं रहे थे। इसलिए उसने सारे घर में सीसीटीवी कैमरा खुफिया लगवा दिया और फिर देखना भी तो किसी को भी नहीं बतलाया था और ना ही घर के किसी भी सदस्य को, क्योंकि वह घर में किसी को भी परेशान करना नहीं चाहता था और माता पिता को भी खुश देखना चाहता था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कृति ऐसी निकलेगी जिससे वह पागलों की तरह प्यार करता था, उसके माता पिता को ही नौकरों से भी बदतर सलूक करती है। जैसे ही दूसरे दिन कार्तिक अपने व्यापार के लिए बाहर गया तो कृति का रोज का हरकत शुरू हो गया। कार्तिक के जाते ही माया जी को घर के सारे काम सौंप कर बोलकर खुद आराम से टीवी देखने लगी और किशोर जी को अपने बच्चों की जिम्मेदारी देखकर खुद आराम फरमा रही थी। यह सारे कार्तिक भी देख रहा था अपने लैपटॉप पर। उसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और कृति से घिन आ रहा था, लेकिन वे देखना चाहता था कि कृति किस हद तक गिर सकती है। माया जी रोते रहती थी और सारा काम अकेले किया करती थी। कृति बैठी ही थी कि कृति ने फिर उन्हें कुछ और काम दे दिया और जब किशोर जी और माया जी ने कुछ खाने के लिए मांगा तो कृति ने सूखा रोटी, रात का बचा हुआ चावल और अचार देकर खाने के लिए कहकर वहाँ से चली गई और अपने खुद बाहर से ऑर्डर देकर पिज्जा मंगवा ली थी। यह सारे कार्तिक देखकर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं किस लड़की से प्यार कर बैठा, जिस लड़की में थोड़ा सा भी बड़ों के लिए इज्जत नहीं है और ना ही दिल है। वे मेरे माता पिता को बासी खाना दे रही है जो कभी 56 भोग खाया करते थे। लेकिन क्या करे, अब वो 2 बच्चों का बाप भी तो बन चुका था। अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि सोसाइटी में उसकी बदनामी हो जाती, लेकिन अपने माता पिता को भी इस हाल में अब नहीं रख सकता था। गलती तो हो गया था किशोर जी और माया जी से, जो सारी प्रॉपर्टी, धन दौलत अपने बच्चों के नाम कर दिए थे, क्योंकि जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक धन दौलत अपने पास कुछ बचाए रखना चाहिए।
तो आपको दुनिया पूछेगी। अगर सारे धन दौलत अपने बच्चों के नाम कर दीजिएगा तो जो हालत आज किशोर जी और माया जी का हो रहा है वही हाल शायद आपका भी हो सकता है। लेकिन कहावत यह भी अच्छा है कि अगर बेटा अच्छा मिल जाए तो दुनिया का बिगाड़ लेगा। और भगवान का शुक्र था कि किशोर जी और माया जी का बेटा कार्तिक बहुत ही अच्छा था, जो अपने माता पिता को दिलों से चाहता था। और सारी प्रॉपर्टी जितना भी थी कार्तिक के नाम करने के लिए किशोर जी जब कार्तिक को बुलाए थे तो उस समय कार्तिक नकली प्रॉपर्टी के कागज बनवाकर किशोर जी और माया जी को दिए थे कि उन्हें वो कृति की सारी प्रॉपर्टी कार्तिक के नाम हो गया है। और कृति को भी पता नहीं चलता, सिर्फ उसकी खबर कार्तिक को ही थी, क्योंकि माया जी के पेट में भी कोई बात पचता नहीं था। इसलिए कार्तिक किशोर जी और माया जी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता लगने दिया था। लेकिन कार्तिक के मन में कहीं न कहीं यह बात जरूर थी कि कृति जरूर ऐसा कुछ करेगी। और ऐसा ही हुआ। जब कार्तिक घर आया तो कृति बहुत अच्छी बनी हुई थी, अच्छी बन जाती थी। एक दिन कार्तिक कृति को अपने मायके भेज देता है किसी बहाने से, और कृति को बिना बतलाए ही वह कृति को मायके में छोड़कर अपने माता पिता के पास आ जाता है और अपने मम्मी पापा से इस बारे में सारी बात करता है। किशोर जी और माया जी उस समय बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में रहते हैं और अपने बेटे को गले लगाते हैं और खुश हो जाते हैं। उन्हें तो लगता है कि अब हमें सब कुछ मिल गया। और कार्तिक भी उनसे बात करके उन्हें एक नए घर में शिफ्ट कर देता है और कहता है जब कृति आएगी तो हम आपको वहीं पर रहने के लिए ले जाएंगे, वृद्धाश्रम आपको छोड़ देते हैं और इस समय हम आपको इस घर में ले आएंगे। उसके बाद आपको आपकी अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। इधर जब कृति अपने मायके से आती है तब कार्तिक अपने माता पिता पर किसी बात के लिए नाराज हो जाता है और उन्हें घर से जाने के लिए कहता है। कृति तो इस बात का फायदा उठाती है और वह चाहती ही थी कि ये बूढ़ा बुढ़िया यहाँ से चले जाए, और वह भी इस नाराजगी में घी का काम करती है और कार्तिक को थोड़ा और भड़काती है। इसी बीच कार्तिक उन्हें कहता है कि कल आप अपना सारा सामान पैक कर लीजिएगा, हम आपको वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। इधर कृति मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और फिर सुबह का इंतजार करने लगती है। सुबह का इंतजार तो कार्तिक और किशोर जी माया जी को भी था, क्योंकि इनका यह सब तो प्लान था कृति के सामने। लेकिन कृति को नहीं पता था ये रहस्य के बारे में। और सुबह सुबह कार्तिक अपने माता पिता को वृद्धाश्रम की ओर लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर वृद्धाश्रम नहीं, बहुत ही बड़े हवेली में ले जाता है, जिसे देखने में लग रहा था यह कोई सोसाइटी हो। जब वहाँ किशोर जी माया जी पहुँचते हैं तो देखते हैं सामने बहुत बड़े लेटर में लिखा होता है माया किशोर वृद्धाश्रम। और कार्तिक अपने माता पिता के नाम पर ही बहुत ही पहले ही ये वृद्धाश्रम दान में दिया हुआ था, इसलिए उन्हें कुछ दिन के लिए वहीं पर रहने के लिए बोलता है और उनके लिए वहीं पर 2 नौकर भी रखता है कि उन्हें कुछ काम करने की ज़रूरत न पड़े। कार्तिक अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकलता है और आगे के प्लानिंग समझा देता है। जब यहाँ कार्तिक घर आता है तो कृति तो बहुत ही खुश होती है और जो सास ससुर का उसमें कमरा था उसमें अपने बच्चों का डेरा डाल देती है, सारा सामान निकाल देती है सास ससुर का। यह देखकर कार्तिक थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वह मन ही मन बहुत खुश होता है कि अब आगे के प्लान स्टार्ट करने के टाइम आ गया है, क्योंकि कृति को सबक सिखाना और उसे सही लाइन पर लाना बहुत ही जरूरी था। ये तो कार्तिक का धर्म है कि अपनी पत्नी को सही लाइन पर लाए, क्योंकि उसका पति ही उसे तलाक भी नहीं दे सकता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से और 2 बच्चों की भी माँ है, उसे सही गलत का फर्क समझाना है बहुत जरूरी है। इसलिए कार्तिक अब कुछ दिनों के बाद रोते रोते कृति के पास जाता है रोते रोते हुए और बोलता है कृति हम बहुत गरीब अब हो गए हैं, हमें यह घर भी खाली पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जितने भी व्यापार में फ़ायदा होने वाला था अभी नुकसान हो गया और जितनी भी प्रॉपर्टी थी वह भी नुकसान की भरपाई में चला गया है।
यह सब सुनकर कृति के तो होश ही उड़ गए। वे भी वहीं पर बेहोश हो गई और कुछ देर के बाद जब होश आया तो कार्तिक वहां से कृति और अपने बच्चों को लेकर उसे वहीं वृद्धा आश्रम में आ गया था। लेकिन कृति को नहीं पता था कि यह उसके सास ससुर का ही वृद्धा आश्रम है। इधर कार्तिक अपने माता पिता को फिर से अपने घर ले जाता है, बहुत ही अच्छे से स्वागत करता है, अपने वहीं पर वृद्धाश्रम में ही रहता है। कुछ दिनों के बाद जब कृति को इस बात का एहसास होता है, उसे लगता है कि हम अपने सास ससुर के साथ बहुत गलत किए थे, इसलिए शायद आज उसका परिणाम हमको मिला। कोई बहुत दुखी होता है, लेकिन कृति बहुत दुखी होती है, लेकिन कार्तिक को कुछ कहती नहीं है क्योंकि गलती तो कृति की ही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतता जा रहा था और एक दिन कृति कार्तिक से पूछ ही डाली, कार्तिक, क्या आपको पता है कि आपके माता पिता कहाँ पर हैं? आज मेरी वजह से उनका ये हाल हो गया है, परिवार टूट गया है हंसता खेलता। इसलिए देखिए ना, भगवान भी मेरे साथ वैसा ही किए है। इस पर कार्तिक कुछ नहीं बोलता है और कुछ दिनों के बाद जब किशोर जी वृद्धाश्रम आए, कुछ पैसे डोनेट करने के लिए, दान देने के लिए आए, तब कृति उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन यह क्या, यह तो बड़े ही ठाट बाट से आए हुए हैं, बड़ी लंबी कार और कपड़े भी बहुत अच्छे पहने हुए हैं। यह कैसे हो सकता है? हम तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिए थे और सारे धन दौलत प्रॉपर्टी गहने अपने नाम करवा लिए थे, तो ये क्या है? उसके तो आंखें फटे की फटी रह जाती है कृति की। कैसे इतने अमीर हो गए? यह जानने के लिए वो उनके पास आकर उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है कि मम्मी पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको घर से बेदखल कर दिए थे हम, और खुद हम ही हो गए। पर किशोर जी और माया जी उन्हें माफ़ नहीं करती है कृति को, और वहाँ से वे चले गए। यह सब बातें जाकर कृति ने कार्तिक को बतलाती है, पर कार्तिक कृति को सारी कहानी बता देता है क्योंकि कार्तिक अपनी पत्नी से सच छुपाना नहीं चाहता था। सच्चे जीवन साथी की यही तो एक कामना है कि वे अपनी पत्नी से कुछ न छुपाए और न पत्नी अपने पति से कुछ छुपाए, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अपनी पत्नी से झूठ बोलना। लेकिन हाँ, कृति को भी इस लाइन पर खड़ा लाना था, इसलिए कार्तिक सारी बात बतला देता है। इस पर कृति कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे, वह क्या करे, गुस्सा करे या हंसे। इस पर कार्तिक बोलता है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो तुम हमके धमकी दिए जा रही थी कि हम मायके चले जाएंगे, तुमसे तलाक ले लेंगे, इसलिए जो मेरा नहीं था वह हम कैसे ले सकते थे। इसलिए हम माता पिता को कोई भी वस्तु नहीं लिए, उन्हें सब दे दिए और हम तुम्हें लेकर यहाँ आ गए। अगर कल के दिन मेरे भी बच्चे मेरे साथ ऐसा ही करेंगे तो हम कैसे जिएंगे। जिस अनजान से, जिस डर से हम अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, इस प्रकार तो मेरे माता पिता ने भी हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, बहुत खुशी पूर्वक हमें भी पाला है, तो हम उनसे उनका खुशी कैसे छीन सकते हैं। उन्हें भी हम पर बहुत ही अधिकार है, कम से कम उस हद को तो पूरा नहीं कर सकते तो उन्हें कमज़ोर भी तो नहीं बना सकते ना। तो उन्हें हम किसके मोहताज कैसे बना दे, किसी के मोहताज कि उन्हें खाने के लिए भी तरसना पड़े। तुम बहुत गलत कर रही थी कृति, इसलिए क्या करे, हम तुमसे भी बहुत प्यार करते थे और अपने माता पिता से भी बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम दोनों का प्यार चाहिए था हमें, इसलिए हमको यही लाइन अच्छा लगा, इसलिए तुम मुझे माफ़ कर देना। कृति बहुत उदास हो जाती है और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है। फिर कार्तिकेय ने कृति को अपने घर फिर से ले जाने के लिए कहता है और दोनों घर जाते हैं, और किशोर जी और माया जी भी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं और वे माफ़ी मांगते हैं और किशोर जी माया जी माफ़ कर देते हैं, और सारे धन दौलत प्रॉपर्टी किशोर जी माया जी के ही नाम रहता है। उसमें यह लिखा हुआ होता है कि जब तक हम हैं तब तक यह सारे धन दौलत मेरे ही नाम रहेगा, और यह सारा काम कार्तिक का था। कार्तिक एक ऐसा बेटा था जो अपने माता पिता को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए तो उसने बड़ी समझदारी से अपना परिवार भी बचा लिया और माता पिता को भी कष्ट नहीं होने दिया। तो दोस्तों, इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिली?
कभी भी अपने माता पिता को कुछ धन दौलत के लिए कष्ट ना दे और ना ही अपनी पत्नी को बीच रास्ते में छोड़े। उसे भी समझाए बुझाए और सही रास्ते पर लाए अगर वह गलत है तो। अगर सीधे बात से नहीं समझती है तो थोड़े रास्ते चेंज करे, थोड़े टेढ़े रास्ते आजमाए, लेकिन हाँ, अपना घर परिवार संभाल कर चले, बचा कर रखे। तो दोस्तों, स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आप तो सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।